पढ़ेंगे भूगोल में विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं हम। और विश्व के भूगोल के अंतर्गत मैंने क्लास 6 तक पढ़ा दिया आपको। क्लास 7 पढ़ते हैं और जो क्लास 7 है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखते हैं क्या पढ़ते हैं आज। शुरुआत करते हैं भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान से। भू आकृति विज्ञान होता क्या है इसको समझेंगे। इसको इंग्लिश में कहते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। लिख सकते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी कहा जाता है। देखो पृथ्वी में 4 मंडल है। पृथ्वी में कितने मंडल है? 4 मंडल है। कौन कौन से हैं इनको समझेंगे। यदि हम चित्र बनाएंगे तो 4 मंडल का चित्र हम बनाते हैं। मान लिया ये है और इसमें यहाँ ये पानी भरा हुआ है, जल है, ये जल है पूरा, तो इसको कहेंगे हम जल मंडल। ये क्या है? ये जल मंडल है। जहाँ जल है वहाँ जल मंडल। और ये स्थल है, स्थल पर एक घर बना देते हैं। ये घर है, मान लिया ये पेड़ है एक, ठीक है। ये क्या हो गया? ये स्थल मंडल है। ये स्थल मंडल है। और यदि हम बात करें थोड़ा सा ऊपर की बात करें, इससे वायु में यदि बादल बना देते हैं, ये बादल है, ये क्या हो गया? ये वायुमंडल है। ये वायुमंडल है। तो 3 मंडल तो हमारे पास सापेक्ष रूप से है, जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल। और इन तीनों मंडलों में जहाँ ये तीनों मंडल एक दूसरे से मिलते हैं, मान लिया ये एक दूसरे से यहाँ मिल रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, इसे कहा जाता है जीव मंडल। ये जीव मंडल है। तो पृथ्वी पर 4 प्रकार के मंडल हैं। जहाँ पानी है, जल है, जलमंडल। जहाँ स्थल है, जीव जंतु रहते हैं, स्थलमंडल। और जो वायु है वो वायुमंडल। और जो तीनों को मिलकर जो बनता है वो जीव मंडल। तो जियोमॉर्फोलॉजी में ये चारों मंडल पढ़े जाते हैं। देखो यदि हम जियोमॉर्फोलॉजी को पूरा देखेंगे तो जियोमॉर्फोलॉजी जो शब्द है वो किसने दिया है ये पूछा जा सकता है। जियोमॉर्फोलॉजी शब्द J.W. पावेल। जियोमॉर्फोलॉजी जो शब्द है वो किसने दिया है? वो दिया है J.W. पावेल। J.W. पावेल ने दिया है। पूछा जाता है जियोमॉर्फोलॉजी या कह दे भू आकृति विज्ञान शब्द किसने सबसे पहले यूज किया था, प्रयोग किया था? तो J.W. पावेल ने किया था। और इसके अंतर्गत ही पृथ्वी पर जितनी भी इसके अंतर्गत जो अध्ययन होता है वो पूछा जाता है। अध्ययन होता है जितनी भी भू आकृतियाँ होती है उसका अध्ययन होता है। इसके अंतर्गत भू आकृतियों का अध्ययन होता है। तथा पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, आंतरिक संरचना वो भी इसी के अंतर्गत पढ़ी जाती है। तो शुरुआत करते हैं हम आज से। नया टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। देखो पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ने के लिए 2 प्रकार का अध्ययन किया गया है। एक जो अध्ययन है वो अप्राकृतिक रूप से है। एक अध्ययन अप्राकृतिक अध्ययन है और एक अध्ययन है जो प्रकृति को लेकर किया गया है, जिसे प्राकृतिक अध्ययन कहा गया है। प्राकृतिक अध्ययन। जो अप्राकृतिक अध्ययन है उसके अंतर्गत 3 वस्तुओं, 3 मापकों को लिया गया है। ताप, दाब, घनत्व। ताप, दाब, घनत्व को लिया गया है। और प्राकृतिक अध्ययन में देखा गया है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है। उसमें देखा गया है
भूकंप को देखा गया है, भूकंप के अंतर्गत उसकी अध्ययन किया गया है। और दूसरा है ज्वालामुखी, ज्वालामुखी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अप्राकृतिक अध्ययन। अप्राकृतिक अध्ययन में सबसे पहले हम देखेंगे ताप को, कि ताप के कारण हमें कैसे पता चला कि पृथ्वी के अंदर क्या है। देखो, हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कि ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के अंदर क्या है। देखो, ये सबसे जटिल अध्ययन है इसका। इसमें बहुत सारे वैज्ञानिकों का तर्क अलग अलग है, तो उन सबको हम पढ़ेंगे कि इसके अंदर क्या है। देखो, यदि हम खोदते हैं तो मिट्टी निकलती है, और ज़्यादा खोदते हैं तो रेत निकलता है। रेत के बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, और कहाँ तक क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हमने अप्राकृतिक अध्ययन शुरू किया था। अप्राकृतिक अध्ययन के दौरान सबसे पहले जो आता है वो आता है ताप, कि ताप का क्या, ताप को लेकर कैसे अध्ययन करेंगे हम प्रकृति के पृथ्वी की आंतरिक संरचना में। अब देखो, ये है पृथ्वी की सतह, सबसे ऊपर की जो सतह है पृथ्वी की सतह है। जब हम पृथ्वी की सतह को खोदते जाएंगे, नीचे की ओर जाते जाएंगे, ऐसे जा रहे हैं, मान लिया ऐसे जा रहे हैं नीचे की ओर, और पृथ्वी के केंद्र तक पहुंच जाए, मान लिया पृथ्वी के केंद्र तक पहुंच जाए। तो जब पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचेंगे तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे ना, ऐसे ऐसे हमारा टेम्परेचर, हमारा तापमान बढ़ता जाएगा। शुरू में क्या होगा कि 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा। शुरू में तो ये होगा कि हम जब पृथ्वी को खोदेंगे, नीचे जाएंगे, 32 मीटर नीचे जाएंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा। उसके बाद क्या होगा कि 100 किलोमीटर तक, जब हम नीचे 100 किलोमीटर तक खोदेंगे तो 1 किलोमीटर पर 12 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा। 1 किलोमीटर पर 12 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा। उसके बाद क्या होगा, 300 किलोमीटर तक जब हम जाएंगे तो 1 किलोमीटर पर 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा। 1 किलोमीटर आगे बढ़ने पर 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। और जब हम केंद्र में पहुंच जाएंगे, कितना है केंद्र, 6880 किलोमीटर पर जाकर केंद्र है, वहाँ पहुंच जाएंगे तो 1 किलोमीटर पर 1 डिग्री ही बढ़ेगा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा। देखो, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं तो तापमान बढ़ता जा रहा है। तो यदि हम यहाँ से निष्कर्ष निकालेंगे, निष्कर्ष निकालते हैं, निष्कर्ष क्या निकलता है यहाँ से, निष्कर्ष ये निकलता है कि पृथ्वी की आंतरिक अंदर केंद्र की तरफ कुछ ऐसा तत्व है, कुछ ऐसा पदार्थ है जिसका तापमान बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और उसका तापमान ज़्यादा होने के कारण जैसे जैसे हम उसकी ओर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे तापमान बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे तापमान बढ़ता जा रहा है। अब जब तापमान बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, देखो, मान लिया ये एक लोहे की फट्टी है और यहाँ आग जला दी मैंने, मान लिया, चलो मोमबत्ती ही बना देते हैं, ठीक है। ये आग जला दी और आग जलाने के बाद ये लोहे की फट्टी यहाँ से ज़्यादा गर्म होगी, ज़्यादा गर्म होगी। अब आप यदि यहाँ हो और धीरे धीरे इसकी तरफ बढ़ोगे तो क्या होगा, आपका टेम्परेचर, आपका तापमान बढ़ता जाएगा। हाँ, शुरू में क्या होगा, आपका तापमान तेज़ी से बढ़ेगा, जैसे नीचे जाते हुए तेज़ी से तापमान बढ़ा, और फिर जब आप इसके करीब पहुंच जाओगे, क्योंकि लगभग आप इसी के तापमान जितना हो जाओगे, तो आपका तापमान धीरे धीरे बढ़ेगा। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, निष्कर्ष ये निकलता है कि पृथ्वी के जो अंदर है वो कुछ गर्म भाग है, बहुत ज़्यादा गर्म है, जिसके कारण पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर तापमान बढ़ा। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी की अंदर केंद्र की ओर जाने पर तापमान बढ़ता है, तापमान बढ़ता है। जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाएंगे तापमान बढ़ेगा, परंतु तापमान बढ़ने की दर घटती है,
बढ़ने की दर घटती है। ध्यान रखना, शुरू में 32 मीटर पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया, मतलब 1 किलोमीटर पे 12 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा, फिर नीचे 1 किलोमीटर पे 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा, फिर नीचे 1 किलोमीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा, ऐसे ऐसे बढ़ता गया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं दाब को। अब दाब, प्रेशर। अब देखो दाब क्या होता है, दाब से हमने कैसे पता चला कि क्या है पृथ्वी के अंदर दाब। मान लिया ये पृथ्वी की सतह है, ठीक है। अब सतह से जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, सतह से जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, नीचे जाने पर क्या होगा, दाब बढ़ेगा। आपको भी पता है नीचे जाने पर दाब बढ़ेगा। और जब किसी भी वस्तु पर किसी भी अवस्था में कोई भी दाब बढ़ता है तो या तो वो ठोस बनता है या क्या बनता है, द्रव। तो दाब बढ़ने के कारण जैसे जैसे हम पृथ्वी के नीचे जाएंगे, केंद्र की ओर जाएंगे, दाब बढ़ेगा। और दाब बढ़ने के कारण या तो वहाँ अवस्था ठोस होगी या क्या होगी, द्रव होगी। उसके बाद यदि पढ़ते हैं घनत्व को, घनत्व, डेंसिटी। क्या होता है घनत्व, पहले तो यही देख ले। घनत्व देखकर मतलब सुनकर हमें ये लगता है कि पता नहीं क्या होता है घनत्व। घनत्व होता है, मान लिया कोई डब्बा है, मान लिया कोई डब्बा है, उस डब्बे में अभी 2-3 बॉल है, 4 बॉल है मान लिया, तो घनत्व कम है। और यदि इसमें 20-25 बॉल डाल दे, ठूस ठूस कर डाल दे, तो घनत्व ज़्यादा। घनत्व का मतलब होता है भीड़। जैसे ये अब इसका घनत्व ज़्यादा हो गया। मान लिया तरल जो पदार्थ होता है, द्रव जो होता है, उसका घनत्व कम होता है। और जो ठोस होता है उसका घनत्व क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ध्यान रखना, घनत्व ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, एकदम धीरे से समझ जाओगे आप घनत्व किसे कहते हैं। अब बात करते हैं कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी की जो ये सतह है, सतह से नीचे जब जाओगे आप तो 2 चीज़ें आपने देखी है, ताप बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा, और ताप बढ़ने के साथ साथ क्या बढ़ेगा, दाब भी बढ़ेगा। तो जब किसी भी वस्तु पर किसी भी अवस्था में यदि आप, मान लिया ये है, ये डस्टर है हमारा, यदि आप इस पर ताप बढ़ाओगे, इसको गर्म करोगे और उसके ऊपर प्रेशर डाल दोगे तो क्या होगा इसका, या तो ये बिल्कुल ठोस बनेगा या द्रव बन सकता है। तो ध्यान रखना, डेंसिटी यानी कि घनत्व नीचे जाते हुए बढ़ता है, नीचे जाते हुए क्या होता है, बढ़ता है। इसका मतलब या तो केंद्र में ठोस है या द्रव है। जब घनत्व ज़्यादा बढ़ जाता है तो ठोस, क्योंकि ठोस का सबसे ज़्यादा घनत्व होता है। अब जब सबसे ज़्यादा ठोस का घनत्व होता है तो यहाँ से एक निष्कर्ष और निकला है कि पृथ्वी के केंद्र में कहीं न कहीं ठोस अवस्था जरूर होगी, और है भी, आगे देखेंगे कैसे कैसे है, ठीक है। तो ये घनत्व से हमने ये देखा, ये तो था अप्राकृतिक रूप से हमने पृथ्वी के अंदर क्या क्या है, कैसे कैसे है, ये देखा है। यदि हम प्राकृतिक रूप से देखें तो देखते हैं क्या क्या है। प्राकृतिक अध्ययन, प्राकृतिक अध्ययन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी। ज्वालामुखी, देखो ज्वालामुखी क्या होता है, सबसे पहले ये पढ़ते हैं। वैसे ये जो टॉपिक है इसको हम बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ेंगे, पहले बस आज यहाँ थोड़ा सा देख लेंगे क्या होता है ज्वालामुखी। ये ज्वालामुखी, ज्वाला का मतलब होता है आग, ठीक है। ये है ज्वालामुखी, ये क्या है, ये ज्वालामुखी है। अंदर से ये लावा है, इसके अंदर से लावा बाहर की ओर निकलता है और ऐसे 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 निकल जाता है। इसे ऐसे बना सकते हैं हम, ऐसे निकल जाता है। ये क्या है, ये मैग्मा है। ये अंदर की ओर क्या है, ये मैग्मा है। और जो ये बाहर निकला है ये क्या है, ये लावा है। ये क्या है, ये लावा है। अब
जब ज्वालामुखी फूटती है, निकलता है, अंदर से लावा निकलता है, गैस निकलती है, ठीक है, छोटे छोटे कण निकलते हैं, पत्थर, छोटे पत्थर जिनको हम सिंडर कहते हैं, जिनको क्या कहते हैं, सिंडर कहा जाता है। ये लावा बाहर जाकर जम जाता है और ये जम जाता है, जमने के बाद ये ठंडा हो जाता है, बेसाल्ट की चट्टानें बनती है। चलो ये तो बाद में पढ़ेंगे। अब पृथ्वी, ये पृथ्वी तो है, ये पृथ्वी की सतह है, ये पृथ्वी की सतह के अंदर ही तो हो रहा है सब कुछ। ये अंदर से कोई ऐसी परत है मैग्मा की जो ऊपर की ओर आ रही है और जो विस्फोट हो रही है। तो इससे वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि कहीं ना कहीं पृथ्वी की जो है पृथ्वी है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कहीं ना कहीं ऐसी परत है जो एक द्रव अवस्था में है। जो किस अवस्था में है? द्रव अवस्था में है। जब द्रव अवस्था में है और इस द्रव अवस्था में क्या है वो? मैग्मा। इसलिए इस परत को मैग्मा भंडार भी कहा जाता है। तो ज्वालामुखी से हमें एक और बात पता चली कि पृथ्वी की अंदर जो सतह है, एक सतह ऐसी भी है जो द्रव अवस्था में है, और द्रव अवस्था में है तो ये ऐसी है, क्योंकि हमें पता चला है ज्वालामुखी से अंदर से ही मैग्मा निकलता है, तो अंदर कहीं ना कहीं ऐसी अवस्था जरूर है। तो ज्वालामुखी से हमें ये पता चला है। आगे बढ़ते हैं। भूकंप भी हमें बताता है कि पृथ्वी के अंदर कैसी स्थिति है। अब देखो, भूकंप ये है, भूकंप, अर्थक्वेक। भूकंप विज्ञान में बताया गया है, इसके अध्ययन से पता चला है कि भूकंप जब आता है वो 3 तरंगों में आता है। सबसे पहले 3 तरंग पढ़ते हैं। कौन कौन सी इसकी 3 तरंग है? देखो, सबसे पहले है पी तरंग, जिसको प्राइमरी तरंग भी कहते हैं। प्राइमरी तरंग, पी तरंग कहा जाता है। इसकी गति तेज होती है, बहुत ज़्यादा तेज गति होती है इसकी, और ये तीनों अवस्थाओं में चलती है। ठोस में भी चलती है, द्रव में भी चलता है और गैस में भी चलती है। ये तरंग तीनों अवस्थाओं में चल सकती है। उसके बाद आती है एस तरंग, जिसको अंग्रेजी में सेकेंडरी वेव कहा जाता है। इसकी गति इससे कम होती है, परंतु ये जो एस तरंग है, इसकी एक खास बात यह है कि द्रव में नहीं चलती। द्रव जो अवस्था है उसमें नहीं चल पाती, उससे टकराकर वापस लौट जाती है, नहीं चल पाती। उसके बाद आती है एल तरंग। एल तरंग कहा जाता है लेव वेव को। इसे धरातलीय तरंग भी कहा जाता है। ये सीधी धरातल पे आती है, इसका कोई मतलब नहीं होता, धरातल पर आती है। अब देखते हैं जब भूकंप होता है, होता क्या है। मान लिया ये पृथ्वी है, ठीक है, यहाँ भूकंप आया। अब यहाँ से यहाँ भूकंप आया। अब देखो, इसे 3D में देखेंगे। यहाँ भूकंप आया, मान लिया यहाँ भूकंप आ गया। अब यहाँ भूकंप आया तो भूकंप की तरंगे ऐसे चलेगी। अब देखो, भूकंप की तरंगे ऊपर भी आएगी, यहाँ से ऊपर भी आएगी, और यहाँ से इस तरफ भी जाएगी, अंदर की ओर होते हुए इधर भी जाएगी, मतलब चारों तरफ जाएगी। जैसे एक पटाखा होता है ना, यदि आप उसे स्वतंत्र रूप से पटकाओ तो पटकेगा तो वो चारों तरफ जाएगा, ऐसे 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 चारों तरफ जाएगा। तो ऐसे ही भूकंप आने के बाद तरंगे चारों तरफ जाएगी। जो एक तरंग है ये सबसे जो सीधी धरातल पर जाती है, जिसको धरातलीय तरंग भी कहा जाता है, इसे एल तरंग भी कहा जाता है, एल तरंग। तो ये तरंग तो कोई काम नहीं आती, क्योंकि ये तो सीधी धरातल पर आ रही है। इससे कैसे पता चलेगा कि पृथ्वी के अंदर ये है? ये कोई काम नहीं आती। तो पहले तो क्वेश्चन यही बनता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए भूकंप की कौन कौन सी तरंगे प्रयोग में लाई जाती है। ये 2 तरंग पी और एस, एल तरंग नहीं लाई जाती। अब देखो, पी और एस का कैसे इस्तेमाल करते हैं। मान लिया यहाँ है, ये क्या है? ये केंद्र है, पृथ्वी का केंद्र है।
अब यहाँ से कोई तरंग इधर गई, कोई तरंग इधर गई, कोई इधर गई, कोई ऊपर की ओर गई, कोई ऐसे गई, कोई ऐसे गई, कोई ऐसे गई, कोई ऐसे गई। एक तरंग ऐसी होती है, कोई ऐसे गई। एक तरंग ऐसी होती है, यहाँ टकरा के वापस हो गई, यहाँ टकरा के वापस हो गई ऊपर की ओर, यहाँ टकरा कर वापस हो गई है, ऐसे। अब देखो ये जो तरंग है जो सीधी जा रही है, कहीं भी मतलब रुकावट नहीं है, ये तो क्या, कौन सी तरंग है, ये तो पी तरंग है। परंतु जो तरंग टकरा के वापस जा रही है वो कौन सी तरंग है, वो एस तरंग है। अब देखो ये टकरा कर वापस क्यों गई, सबसे पहला क्वेश्चन। तो टकरा कर वापस इसलिए गई क्योंकि यहाँ कहीं ऐसी अवस्था होगी जिस अवस्था में ये नहीं चल सकती। और कौन सी अवस्था में ये नहीं चल सकती, ये द्रव अवस्था में नहीं चल सकती। तो द्रव अवस्था है, इसका मतलब कि पृथ्वी की आंतरिक सतह में कहीं ना कहीं द्रव अवस्था जरूर है। अब द्रव अवस्था है तो एस तरंग ने यह बताया कि द्रव अवस्था है। और पी तरंग जब हर माध्यम से निकल रही थी तो कहीं इसकी स्पीड कम थी, कहीं इसकी स्पीड ज़्यादा थी, और इसी के आधार पे निकाल दिया गया कि यहाँ ज़्यादा ठोस है, तो क्योंकि ठोस में जल्दी तेज़ी से जाती है पी तरंग, तो ठोस है, थोड़ा कम है तो द्रव हो गया, उससे कम है तो गैस वैस हो गया। तो यहाँ से पता चल गया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कौन कौन सी परतें हैं, ठोस भी है, द्रव भी है और गैस भी है। तो ये तो था प्राकृतिक अध्ययन। अब कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो उसे पढ़ेंगे। चलो पढ़ते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कुछ प्रसिद्ध सिद्धांत। और उस सिद्धांत में सबसे पहले जो सिद्धांत आता है वो आता है स्वेस का सिद्धांत। स्वेस का सिद्धांत सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है क्योंकि स्वेस ने क्या किया है कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसको अलग ही तरीके से विभाजित किया है। और वो कौन सा है, रासायनिक विभाजन। रासायनिक विभाजन तो पूछा भी जाता है कि रासायनिक विभाजन किसने किया है, स्वेस ने किया है। अब ये कैसे किया है, उसने कहा है कि यदि पृथ्वी को हम लेंगे, मान लिया पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी को लेंगे तो पृथ्वी की सबसे ऊपर एक परत है जो अवसादी चट्टानों से बनी है। जो ऊपर की जो परत है ना, ये किससे बनी है, अवसादी चट्टानों से बनी है, जिसको क्या कहा जाता है, भूप्रपर्टी। ये तो अवसादी चट्टानों से बनी है, हम ज़्यादा से ज़्यादा खोद सकते हैं, देख सकते हैं, देखते हैं मिट्टी निकलती है, रेत निकलता है, अवसादी चट्टानें निकलती है। तो ये जो है ये तो 50 किलोमीटर तक है। उसके बाद इसने क्या किया है कि पृथ्वी को तोड़ दिया, पृथ्वी को काटा, ऐसे काट दिया। अब इसे ऐसे काट के मान लिया ये वाला जो हिस्सा है उसने ये ले लिया, ठीक है। अब ऐसे काटा, अब इसने इस पृथ्वी को 3 भागों में तोड़ा, ठीक है। पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसे 3 भागों में तोड़ा, पहला, दूसरा और तीसरा। सबसे ऊपर का जो भाग कहलाया वो कहलाया क्रस्ट, इसने क्रस्ट कहा उसको। उसके बाद ये वाला जो कहलाया वो मेंटल कहलाया, मेंटल। और ये जो है ये कोर कहलाया। अब ये क्रस्ट, मेंटल और कोर इन भागों में तोड़ दिया। अब ये क्रस्ट, मेंटल, कोर को इसने रासायनिक आधार पे तोड़ना शुरू किया। रासायनिक आधार पे सबसे पहले इसने कहा यदि मैं बनाऊं तो एक ही बनाते हैं, अब बड़ा सा बनाते हैं एक ही, ठीक है। ये मान लिया ये है, ठीक है, ये है सबसे ऊपर 50 किलोमीटर तक भूप्रपर्टी है, ये आपको पता चल गया। उसके बाद ये जो है ये क्रस्ट है। क्रस्ट को इसने क्या कहा है, क्रस्ट को इसने कहा है कि इसमें जो रासायनिक तत्व पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा वो कौन कौन से हैं, सिलिका है, कौन कौन से हैं, सिलिका है और एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम। ये 2 तत्व सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं इस क्रस्ट में, इस परत में।
तो सिलिका का इसने सबसे पहले दो अक्षर ले लिया SI और यहाँ से AL ले लिया और इन दोनों को मिलाकर बना दी ये परत सियाल। तो इस परत को इसने क्या कहा? सियाल परत कहा। अब सियाल परत में सबसे ज़्यादा सिलिका की उपस्थिति है, सबसे ज़्यादा सिलिका है। सिलिका का ज़्यादा होने के कारण ये जो परत है ये कैसी है? ये अम्लीय है। याद रखना, ये कैसी परत है? ये अम्लीय है। हाँ, इसका यदि आप देख पाओगे तो ये जो है ये 50 किलोमीटर से शुरू होती है और 300 किलोमीटर तक जाती है, और 300 किलोमीटर तक जाती है। और यदि इसका घनत्व देखेंगे आप तो घनत्व कितना है इसका? इसका घनत्व है 2.9, औसत है ये, लगभग 2.9 इसका घनत्व है। उसके बाद इसने नीचे एक परत और तोड़ी जिसका नाम था मेंटल। मेंटल में भी इसने देखा कि सिलिका की उपस्थिति है, सिलिका की उपस्थिति है प्लस मैग्नीशियम भी है, मैग्नीशियम भी है। अब देखो सिलिका और मैग्नीशियम दोनों बना तो यहाँ से SI और यहाँ से Ma दोनों ले लिया तो इसको कहा गया सीमा परत। क्या कहा गया? सीमा परत। ये कैसी परत है? ये क्षारीय परत है। ठीक है, ये कैसी परत है? ये क्षारीय परत है। हाँ, इसकी यदि देखेंगे तो 1000 से 2000 किलोमीटर तक ये विस्तारित है। 1000 से 2000 किलोमीटर तक इसका विस्तार है नीचे। अब सबसे नीचे आते हैं, सबसे नीचे ये है कोर। अब देखो कोर क्या है? कोर में निकिल है, निकिल एक तत्व पाया गया है जिसका नाम है निकिल, और दूसरा है फेरियम। दूसरा कौन सा है? फेरियम। अब दोनों उसने मिलाया NiFe, तो इन दोनों को मिलाकर इसका नाम क्या रखा उसने? नीफे। तो इस परत का नाम उसने नीफे रख दिया। हाँ, ये कहाँ तक हो सकती है? इसका 8848 किलोमीटर। अब देखो 6880 किलोमीटर। ठीक है, 6880 किलोमीटर। इसका घनत्व सबसे ज़्यादा है, घनत्व इसका 11.0 है। अब यहाँ इसे पढ़ें तो ये देखो ये फेरियम है, फेरियम का मतलब होता है लोहा। फेरियम का मतलब होता है लोहा, मतलब पृथ्वी की जो कोर है, जो सबसे अंदर की जो बोल है ना, वो लोहे की बनी हुई है। अब यदि हम देखेंगे इसको थोड़ा सा अच्छी तरह पढ़ें तो ये मान लिया पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर ये वाला जो हिस्सा है ये कौन सा है? ये कोर है, ये कोर है और ये कोर लोहे की बनी हुई है। अब यदि पृथ्वी के अंदर एक छोटी सी बोल है, छोटी सी, वो लोहे की है और वो भी घूम रही है, स्पीड से घूम रही है, और जब वो घूम रही है, स्पीड से घूम रही है, उसका तापमान भी तो बहुत ज़्यादा है। तापमान सूर्य की जो सतह है ना, सतह जो प्रकाश मंडल है उतना है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है इसका तापमान, बहुत ज़्यादा है, और स्पीड से घूम रही है। जितनी स्पीड से भारत जो पृथ्वी घूम रही है बाहर की ओर, उतनी स्पीड से वो अंदर की ओर घूम रही है। उसके अंदर की घूमने के कारण क्या होता है? पृथ्वी का अपना चुंबकीय क्षेत्र बना हुआ है, उसी के कारण पृथ्वी का अपना चुंबकीय क्षेत्र है, उसी के कारण ग्रेविटी है, उसी के कारण है सब कुछ। ठीक है, तो ये जो कोर है जिसको हिंदी में क्रोड कहा जाता है, ये लोहे की बनी हुई है, इसका तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये बहुत तेज़ी से घूम रही है, और इसी के कारण विद्युत चुंबकीय बल की उत्पत्ति होती है पृथ्वी पर। तो ये यहाँ से पता चला हमें स्वेज के सिद्धांत में। नेक्स्ट पढ़ते हैं आधुनिक सिद्धांत। देखो आधुनिक सिद्धांत किसी एक पर्टिकुलर किसी एक वैज्ञानिक ने नहीं दिया है। आधुनिक सिद्धांत की बात करें तो आधुनिक सिद्धांत सभी सिद्धांतों को मिलाकर जुलाकर तोड़ मरोड़ कर एक अच्छा सा सिद्धांत बनाया जिसको सबने माना है। तो वो देखते हैं आधुनिक सिद्धांत क्या है क्या नहीं है। चलो पढ़ते हैं आधुनिक सिद्धांत। आधुनिक सिद्धांत अच्छा है,
पूछा भी जाता है उसके बारे में अच्छी तरीके से। तो पढ़ते हैं क्या है आधुनिक सिद्धांत। देखो, यदि आधुनिक सिद्धांत की बात करते हैं तो आधुनिक सिद्धांत में बताया गया है कि जो स्वेस ने 3 परत को तोड़ा था, पृथ्वी को 3 भागों में तोड़ा था। मान लिया ये जो था, ये स्वेस ने इनको 3 भागों में तोड़ा था। ये है, ऊपर कौन सा था? क्रस्ट, नीचे मेंटल और उसके बाद कोर था। ये क्रस्ट था, ये मेंटल था और ये कौन सा था? ये कोर था। अब आधुनिक सिद्धांतों में इनको भी 2-2 भागों में तोड़ दिया, इसको 2 भागों में तोड़ दिया, अब इसको 2 भागों में तोड़ दिया, ठीक है, इसको भी 2 भागों में तोड़ दिया और इसको भी 2 भागों में तोड़ दिया। कैसे तोड़ा? जो अंदर की तरफ है उसे कहा गया आंतरिक कोर, और जो बाहर की ओर है उसे कहा गया बाह्य कोर। जो अंदर की तरफ है उसे कहा गया आंतरिक मेंटल, और जो बाहर की तरफ है उसे कहा गया बाह्य मेंटल। ऐसे ही अंदर की तरफ आंतरिक क्रस्ट और बाहर की तरफ बाह्य क्रस्ट। अब इसको यदि हम चित्र में बनाएंगे, अच्छी तरीके से देखते हैं क्या है, चित्र को बनाते हैं अच्छी तरह और उसको समझते हैं क्या है। मान लिया ये जो है, ये क्या है? आंतरिक कोर है, ये आंतरिक कोर है। इसके ऊपर यदि बात करें, ये क्या है? ये बाह्य कोर है। उसके बाद ये बात करें, ये क्या है? आंतरिक मेंटल। और उसके बाद ऊपर की इसकी बात करें, ये बाह्य मेंटल। उसके बाद ऊपर की बात करते हैं इसकी, तो ये क्या है? आंतरिक कोर, सॉरी आंतरिक क्रस्ट। और इसके ऊपर की बात करते हैं ये वाली, तो ये कौन सा है? ये बाह्य क्रस्ट, बाह्य क्रस्ट, ये बाह्य क्रस्ट है, ठीक है। अब इनको तोड़ा गया है और इसके बाद क्या होता है? अब आपको एक चीज़ बताऊं मैं। मान लिया ये आपका खेत है, ये वाला, ये खेत है आपका, और ये खेत है बी कोई है, इसमें आपने पानी दिया। जब आप इस खेत में पानी दोगे तो ये गीला हो जाएगा, पानी हो गया, गीला हो गया, और ये खेत सूखा हुआ है, ये खेत सूखा हुआ है। तो क्या होगा? ये जो होगा ना, ये इसके बीच की जो ये स्थिति होगी, क्या है? गीला हो गया, सूखा, ये दोनों होगी, जिसको हम गारा कहते हैं। ये स्थिति कुछ और ही होगी। ऐसे ही ये अलग स्थिति में है, ये वाली जो परत है, और ये वाली परत जो है ये अलग स्थिति में है। यदि हम देखेंगे तो जो ये सबसे ऊपर की जो परत है ठोस है, ठोस, बिल्कुल ठोस है। और उसके बाद देखेंगे तो ये प्लास्टिक फॉर्म में है, मतलब लावा फॉर्म में है। मैंने बताया था मैग्मा फॉर्म में है। उसके बाद ये मैग्मा थोड़ा और ठोस हो गया, ठोस प्लास्टिक हो गई, ये ठोस प्लास्टिक के रूप में हो गया। उसके बाद यदि आप अंदर की बात करोगे तो ये ठोस है, फिर ये द्रव है, और इसके बाद ये फिर ठोस है। तो जैसे ये ठोस है, ये प्लास्टिक है, मैग्मा रूप है जहाँ से ज्वालामुखी का उद्गार होता है। तो जब ये दोनों एक जगह जुड़ती है तो ये असंबद्धता कहलाती है, और इस असंबद्धता का अलग ही नाम होता है। इसका अलग ही नाम होगा कुछ, इसका अलग ही नाम होगा कुछ, और इसका अलग ही नाम होगा कुछ, और इसका भी अलग नाम होगा, और इसका भी अलग नाम होगा। ऐसे ये अलग अलग नाम के हैं। अब ये पूछा भी जाता है कि बताओ कैसे आंतरिक कोर और बाह्य कोर के बीच में कौन सी असंबद्धता पाई जाती है, या बाह्य कोर और आंतरिक मेंटल के बीच में कौन सी असंबद्धता पाई जाती है। तो ये जो है
इस असंबद्धता का नाम है लेहमीन। ठीक है, इसका नाम है गुटेनबर्ग। ये जो है गुटेनबर्ग है। उसके बाद रैपिडी, ये मोहो, और ये कौन सी है, कोलोराडो। ठीक है, लेहमेन, गुटेनबर्ग, रैपिडी, मोहो, कोलोराडो। तो ये हमारे पास असंबद्धता है और इससे पूछा भी जाता है। हाँ, मैंने आपको ज्वालामुखी उसमें भूकंप में बताया था कि जो पी तरंग है, पी तरंग क्या होती है, वो पी वेव जो होती है वो अंदर से ऐसे, मान लिया यहाँ कहीं से उठा और ये ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, वो कहीं नहीं रुकती, वो ऐसे चली गई। परंतु जो एस वेव है, तो एस वेव क्या होगी, यहाँ से ऐसे घूम जाएगी। क्यों, एस वेव द्रव से होकर नहीं जाती। तो यहाँ देखो एस वेव जो है ये ऐसे ऐसे हो गई, तो ये एस है, ये पी है, और जो एल है वो ऊपर की ओर आती है। एल तो यूज होती ही नहीं। तो यहाँ से समझ में आया आपके, ये था आधुनिक सिद्धांत और इसमें सब कुछ पूछा जाता है। अब बात करते हैं पीडीएफ की। जो मैंने पढ़ाया है सभी को मैंने एक पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करके, मेरा जो एक चैनल है टेलीग्राम पे कौशल आकाश अकेडमी के नाम से, उसमें मैं ये पीडीएफ डाल दूँगा, जिससे आपको सुविधा होगी और अच्छा पढ़ने में। ये जो पीडीएफ मिलेगी आपको हैंड रिटन मिलेगी, जैसे मैं लिखता हूँ अपने हाथों से लिखा है अच्छी तरीके से। आप वहाँ जाकर उसे डाउनलोड करें और इस ग्रुप को भी आप ज्वाइन करें, कौशल आकाश अकेडमी के नाम से है। ठीक है, और यदि आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।